अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपनी सीरीज़ की सेकंड वीडियो को हम डिस्कस करेंगे। उसमें मुझे पहले ये था कि मैं मतलब अपने जो केस था उसकी टाइमलाइन और उसको थोड़ा सा और डिटेल के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए थी उसको डिटेल में डिस्कस करता। लेकिन जिस तरीके से मुझे आप लोगों ने कांटेक्ट किया तो मुझे लग रहा है कि पहले मैं थोड़ा सा पाकिस्तानी कंसल्टेंट वर्सेस यूएस बेस्ड अटॉर्नीज़ जो हैं इनको, और अगर कोई अपनी पिटीशन जो है वो सेल्फ फाइल करना चाहता है तो वो किस तरीके से होगा, क्या प्रोसीजर होगा, तो इसको हम पहले डिस्कस करते हैं। तो लिसन, पिटीशन जो है वो इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक के कोई भी आसानी से लिख के और उसको फाइल कर सकता है। आपको अपनी वर्थ को प्रूव करना होता है कि भाई आपके पास वो एबिलिटीज़ हैं जिसकी बेसिस के ऊपर यूएस आपको नेशनल इंटरेस्ट वेवर जो है वो ग्रांट कर दें। इसका मतलब यह है कि आपको वो फैमिली का ग्रीन कार्ड जो है वो आपको दे दें और विदाउट एनी जॉब ऑफ़र, विदाउट एनी एम्प्लॉयर सपोर्ट आप डायरेक्टली अपनी पिटीशन पुट करते हो और वो पिटीशन आपकी अप्रूव हो जाए। तो उसमें आपके स्किल्स को कॉम्प्रिहेंसिवली डिफ़ाइन करना पड़ता है और आपके स्किल्स को इस तरीके से डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये जो स्किल है इसकी नीड यूएस को है। ओके, जब हम स्किल्स की बात करते हैं तो इस प्रोग्राम के अंदर जिनका रिसर्च बेस्ड प्रोफाइल है, लाइक जिनकी पीएचडी की हुई जिन्होंने पीएचडी की हुई है या मास्टर्स की हुई है, जिनकी कुछ पब्लिकेशंस हैं, जिनका रिसर्च के अंदर कंट्रीब्यूशन है, तो ये उनको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो है वो फैसिलिटेट करता है। अब वो कैसे प्रोग्राम उनको फैसिलिटेट करता है, बिकॉज़ आप जब रिसर्च करते हो तो वो आपका काम आपकी ही ओनरशिप होती है और वो यूनिक काम होता है, वो डिस्टिंक्ट काम होता है। तो उस चीज़ को आपको अटॉर्नीज़ हेल्प करते हैं कि आपके काम को किस तरीके से यूएससीआईएस को प्रेजेंट करें जो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल रहेगा। नेशनल इंटरेस्ट के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें कि आपकी फील्ड, लेट सपोज अगर आप ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर काम कर रहे हो या रिसर्च जो आपने की हुई है वो इतनी अप टू डेट है जो यूएस को फाइनेंशियल बेनिफिट्स जो है वो दे सकती है, तो ऑब्वियसली जब उनको फाइनेंशियल बेनिफिट्स नज़र आ रहे होते हैं, आपकी फील्ड अप टू डेट है, आपका काम उसके अंदर अच्छा हुआ हुआ है, तो ये आपको मतलब आसानी से ही आपका जो मतलब पिटीशन है वो अप्रूव हो जाती है। अब वो बंदे जो रिसर्च से रिलेटेड नहीं है, लेट्स सपोज इफ़ यू आर अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, क्योंकि बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वो भी इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए लाजमी ये है कि आपकी कुछ एक्सपर्टाइज़ या कुछ ऐसी सर्टिफिकेशंस या कुछ पेटेंट आपके पास ऐसे हैं तो आपकी फील्ड या जो आपका काम है वो यूएस के लिए फाइनेंशियली बेनिफिशियल रहे, तो आपको ये प्रोग्राम अगेन हेल्प करेगा आपकी पिटीशन अप्रूव करने में। अब लाइकवाइज अगर कोई बंदा है जो सिंपल यूनिवर्सिटी टीचर है एंड उसकी कोई लेट सपोज पब्लिकेशंस नहीं है या रिसर्च में वो इन्वॉल्व नहीं है, तो उस केस के अंदर यू विल बी जस्ट अ क्लास टीचर, तो उस केस के अंदर आपके लिए ये प्रोग्राम थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। अब एक बंदा है लेट सपोज जिसने मार्केटिंग के अंदर काम कर रहा है या सेल्स का एक बंदा है, तो उस केस के अंदर अगेन आपके लिए ये भी हार्ड हो जाएगा कि आपकी जो वर्थ है वो यूएस के नेशनल इंटरेस्ट के लिए प्रूव करना कि आप किस तरीके से यूएस को, अगर सेल्स का बंदा है तो भाई वो कहेंगे कि सेल्स के बंदे तो हमें बहुत सारे आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, तो वाई यू, आपको जब हम EB-2 के अंदर मतलब बुला रहे हैं तो आपको वो जॉब ऑफ़र भी एग्जेम्प्ट कर देते हैं, आपके फैमिली को ग्रीन कार्ड दे रहे हैं, तो दैट मीन्स आपकी वर्थ इतनी होनी चाहिए तभी आपकी वो पिटीशन जो है वो अप्रूव हो जाएगी। अब मसला ये है कि अब आप अपनी वर्थ को किस तरीके से प्रेजेंट करोगे। देर आर टू पॉसिबल वेज। एक तो भाई आप अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, आप उसको डिफ़ाइन, आपसे ज़्यादा अपने आप को आपसे ज़्यादा कोई और आपको डिफ़ाइन नहीं कर सकता, तो आप अपनी पिटीशन लिखोगे। उसके कुछ पिटीशंस के रूल्स हैं जो यूएससीआईएस की वेबसाइट के ऊपर मौजूद हैं, उनको हमें प्रूव करना होता है, कुछ कंडीशंस हैं जिनको हमें मीट करना होता है, तो उसके बाद हम अपनी पिटीशन को रेडी करके सबमिट करवा सकते हैं। अब मसला ये है कि हम जब अपनी पिटीशन लिख रहे होते हैं, मोस्टली जो जितना मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस हुआ है और जितना लोगों के साथ मैं मिला हूँ, जितनी मैंने सेल्फ पिटीशन देखी हुई हैं, उसमें ये होता है कि जो लोग पिटीशन लिख रहे होते हैं वो सिर्फ अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे होते हैं कि भाई आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दैट, मेरा ये एक्सपीरियंस है, मेरा ये है।
लेकिन आपकी फील्ड और आप यूएस के लिए कैसे फाइनेंशियली बेनिफिशियल रहेंगे, वो चीज़ें मिसिंग हो रही होती हैं। तो वो केसेस जो होते हैं मोस्टली, वो क्या होता है, आपको ऑफिसर जो होता है, जो आपके केस को प्रोसेस कर रहा होता है, वो आपको फ़ौरन RFE, रिक्वेस्ट फॉर फर्दर एविडेंस करके आपको एक डॉक्यूमेंट पकड़ा देता है कि भाई आपने जो चीज़ें दी हुई हैं उनमें से कुछ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, ठीक है, यू आर गुड इन योर फील्ड, बट आई नीड फर्दर मोर एविडेंस के यू आर वर्थी फॉर द US। तो अब जब हम सेल्फ पिटीशन लिख रहे होते हैं तो हमें ये इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा होता कि हम किस तरीके से उस चीज़ को जस्टिफाई कर सकेंगे कि हम, लेट्स सपोज इवन मेरा रिसर्च थी या मैंने जो काम किया हुआ था अपनी फील्ड के अंदर, उसको मुझसे ज़्यादा मेरे अटॉर्नी ने ही डिफ़ाइन किया है कि भाई जो आपकी फील्ड है वो US के लिए कैसे फाइनेंशियली बेनिफिट रहेगी। भाई रिसर्च मेरी थी, मुझे अपने काम के बारे में पता था, लेकिन वो US के लिए कैसे फाइनेंशियली बेनिफिशियल रहेगी वो उन लोगों को पता है, वो उनके गट से उनको पता है वो किस तरीके से उसको डिफ़ाइन करते हैं। तो इसी रीज़न की वजह से मैं मतलब US बेस्ड अटॉर्नीज़ को प्रेफर करता हूँ जो हाईली कॉम्पिटेंट हैं, जो हाईली प्रोफेशनल हैं, जिनके पास मतलब थाउजेंड्स ऑफ अप्रूवल्स जिनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। तो आप जैसे केसेस उन लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस किए हुए हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनको पता है पिटीशन कैसे लिखनी है, क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं रखनी। तो रिकमेंडेड यही है कि आप लोग वहाँ पे US बेस्ड अटॉर्नी को ही प्रेफर करो। अब मसला ये आ रहा होता है कि हमारे पास जो मेन बड़े, जो मुझे पता है जो बड़े अटॉर्नीज़ हैं, एक एलिस पोर्टर है, एक वी ग्रीन वाले चेन ग्रुप्स हैं जिसके साथ मैंने अपना केस जो है वो प्रोसेस करवाया था। वो सिर्फ़ और सिर्फ जो केसेस उठा रहे होते हैं वो रिसर्च बेस्ड केसेस उठा रहे होते हैं। उनसे उनको फ़ायदा ये हो जाता है कि उनके लिए वो केसेस डिफ़ाइन करना आसान हो जाता है, वो उस केसेस को ईज़िली डिफ़ाइन कर पाते हैं और उस चीज़ को वो आसानी से आपकी पिटीशन को मतलब फ़ाइल करके और वो अप्रूवल ले लेते हैं। तो उनको आसानी से एक समझें इजी केसेस मिल जाते हैं और आपको फ़ायदा ये हो जाता है, आपका प्रोफाइल स्ट्रांग है तो वो इजीली आपके केसेस जो हैं वो अप्रूवल की तरफ चले जाते हैं। हाँ, अब जब आप सेल्फ की तरफ जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। फ़ायदा क्या होगा, एक तो आप अपने, ज़ाहिर सी बात है जब हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं, जब आप अटॉर्नी के पास जाते हो आपके अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको एक अच्छी खासी hefty अमाउंट उनको पे करना पड़ता है। जब मैंने उनके साथ केस फाइल किया था, इट वाज बैक इन 2022, जनवरी 2000 और फरवरी 2022। सो दे चार्ज मी अराउंड 4,500 USD। अब तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के हिसाब से जब हम उसको रेट करेंगे तो ये ठीक ठाक बड़ा खासा अमाउंट बन जाता है। उस टाइम पे डॉलर की जो कीमत थी वो अराउंड 180 थी जब मैंने स्टार्ट किया था, फिर थोड़ा सा कम हुआ था, फिर फ़ौरन वो बढ़ गया था, लेकिन अभी जो डॉलर की कंडीशन है तो ऑब्वियसली ये अच्छा खासा अमाउंट बन जाता है। तो US बेस्ड अटॉर्नीज़ उनके लिए हाईली रिकमेंडेड हैं जिनके पास नंबर 1 रिसर्च बेस्ड प्रोफाइल है, ठीक है, जिनके पास पैसा लेट्स सपोज $4-5 हज़ार वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो हाईली रिकमेंडेड है उनके लिए। अब जिनके पास लेट्स सपोज वो रिसर्च बेस्ड प्रोफाइल नहीं है लेकिन वो पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली ये दो अटॉर्नीज़ जिनका मुझे पता है वो आपका केस नहीं उठाएंगे, या तो वो दूसरे US बेस्ड अटॉर्नीज़ को एक्सप्लोर करें। अटॉर्नी टर्म और कंसल्टेंट के टर्म को मैं आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं बार बार फ़िलहाल जो US वाली बात कर रहा हूँ तो वो अटॉर्नीज़ की ही बात कर रहा हूँ, ये चीज़ आप नोटिस माइंड में रखिएगा। तो अटॉर्नीज़ आप या तो दूसरे US बेस्ड ढूंढिएगा, लेकिन अटॉर्नी सिलेक्शन के कुछ क्राइटेरिया हैं। एक तो ये है कि उनके पास अच्छे खासे अप्रूवल मौजूद हों और वो आपको डॉक्यूमेंट्री आपको दिखाएं कि भाई ये मेरे क्लाइंट्स से और इनका केसेस मेरे थ्रू जो है वो अप्रूव हुए हैं। उसका प्रूफ क्या होगा, जब वो आपको डॉक्यूमेंट दिखाएगा, उस डॉक्यूमेंट के अंदर उस अटॉर्नी का नेम जो होगा वो मेंशन्ड होगा, अगर वो रजिस्टर्ड अटॉर्नी होगा। If that particular attorney is not registered, his name will not be mentioned anywhere in your petition, तो that means वो आपके लिए रेड फ्लैग है, तो वो आपको कभी भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं देगा अगर वो कोई ऐसा अटॉर्नी होगा। तो बेहतर यही है कि सबसे पहले आप वैसा अटॉर्नी ढूंढें जो आपको डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिखाए, जिसके पास अप्रूवल्स हों और वो US बेस्ड हो। मैं मतलब इस पर दूसरी कोई राय है ही नहीं। पाकिस्तानी कंसल्टेंट से 100% आप लोगों ने बचना है, उससे 100% बेहतर है कि आप उसको सेल्फ पिटीशन की तरफ ही आप इसको कंसिडर करें। ओके, तो सेकंड थिंग इज़ दैट जब उसके पास अप्रूवल मौजूद है वो आपको दिखा रहा है, उसके बाद आप कोशिश करें वो आपको अप्रूवल और रिफ़ंड
मतलब पॉलिसी के तहत आपका केस उठा है। इट मीन्स इफ़ योर केस इज़ अप्रूव तो भाई ठीक है, वो आपको पैसे चार्ज करेगा। इन फॉर एनी अदर रीज़न आपका केस अप्रूव नहीं होता तो वो आपको पैसे जो है वो रिफ़ंड करेगा। जो बड़ी कंपनीज़ मैंने बताई हैं, फर्म बताई हैं, एलिस पोर्टर और आपके चैन ग्रुप वाले, ये आपको अप्रूवल और रिफ़ंड जो है वो मतलब ऑफ़र करते हैं कुछ केसेस के अंदर। लेकिन कुछ केसेस के अंदर वो आपको अप्रूवल और रिफ़ंड ऑफ़र नहीं करते जब उनको लग रहा होता है कि आपके प्रोफाइल जो है वो थोड़ा सा वीक है, तो वो उस केस के अंदर ऑफ़र नहीं कर रहे होते। लेकिन ये इतने कॉम्पिटेंट होते हैं, आपका केस अगेन वो जो है वो करवा लेते हैं प्रोसेस। तो अब जिन अफोर्ड नहीं कर सकते वो उनके लिए क्या ऑप्शन बनता है? दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। दो मेरी नज़र में तो समझें, इसको दूसरा कंसिडर ही नहीं करना चाहिए, फिर आप सेल्फ़ पिटीशन की तरफ जाएं। सेल्फ़ पिटीशन की गाइडलाइन आपको जो है वो ऑनलाइन मिल जाती है USCIS की वेबसाइट के ऊपर। वहाँ से आप देखें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे, ठीक है। आपको पहले अपने डॉक्यूमेंट्स की डिग्रीज़ को इवोल्यूएट करवाना पड़ेगा। डिग्री इवोल्यूशन के बाद आपको एक फॉर्म होता है I-140, वो फॉर्म फिल करना पड़ता है। आपको रिकमेंडेशन लेटर्स चाहिए होते हैं। मोस्ट कॉमन जो हम मिस्टेक कर रहे होते हैं रिकमेंडेशन लेटर्स के अंदर, वो हम ये कर रहे होते हैं, सेल्फ पिटीशन वाले वो ये कर रहे होते हैं कि वो लेटर जो होगा वो सिर्फ आपको डिफ़ाइन करेगा कि भाई दैट गाय इज़ रेगुलर, पंचुअल, वो बड़ा अच्छा है, ये है। ऐसा नहीं होना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर्स के अंदर। इसके ऊपर हम एक और डिटेल वीडियो बना लेंगे, लेकिन उसके अंदर अगेन मैं थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। ये होना चाहिए कि आपकी जो फील्ड है और जो आप हैं, आप US के नेशनल इंटरेस्ट के लिए वो कैसे रहेंगे, फ़ायदेमंद रहेंगे, तो ही वो आपकी जो रिकमेंडेशन लेटर को काउंट करेंगे। अदरवाइज़ आपका रिकमेंडेशन लेटर यूज़लेस है कि भाई आप रेगुलर हो, पंचुअल हो, ऑफिस में आते हो, टीम मेंबर हो, तो ये चीज़ें उनके लिए मैटर नहीं करती। जो ऑफिसर बैठा हुआ है ही विल ओनली सी कि आप US के लिए किस तरीके से बेनिफिशियल रहोगे, क्या फ़ाइनेंशियल बेनिफिट आप प्रोवाइड करोगे और किस तरीके से आपकी फील्ड और आप जो है वो फाइनेंशियल बेनिफिशियल रहेंगे। तो आपने डॉक्यूमेंट्स इवोल्यूशन, दैन फॉर्म्स फिल करने हैं, दैन आपको रिकमेंडेशन लेटर्स रखने हैं, उसके बाद आपको अपनी पिटीशन ड्राफ्ट करनी है। उसके लिए आपको कुछ सैम्पल पिटीशंस आपको यूट्यूब के ऊपर लोगों ने उनकी वीडियोस बनाई हुई हैं, डू इट योरसेल्फ किट्स वहाँ पे मौजूद हैं कुछ, जिसके अंदर आप जो है उन किट्स को यूज़ करते हुए आप देख सकते हो। कुछ सैम्पल पिटीशंस गूगल के अंदर मौजूद हैं। मैं कोशिश करूँगा मुझे अगर कोई मिल जाती हैं तो मैं ऑब्वियसली सेल्फ पिटीशन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा कि लोगों ने किस तरीके से उस पिटीशन को ड्राफ्ट किया है। उसके बाद उसकी ऑफिशियल जो फ़ीस है दैट इज़ $700। आप USCIS को पे करते हो, अपना केस बनाते हो। केस को आप उसकी मेलिंग एड्रेस के ऊपर, दो उनके मोस्ट कॉमन सेंटर हैं, एक टेक्सास के अंदर है, एक नेब्रास्का सेंटर है, जिसके अंदर आप अपनी पिटीशन भेजते हो। उसके बाद वो उस पिटीशन के ऊपर आपके पहले पैसे चार्ज करेंगे। पैसों के लिए आपके पास US बेस्ड अकाउंट होना लाजमी है, अदरवाइज़ वो आपके मतलब पाकिस्तानी कार्ड को वो एक्सेप्ट जो है वो नहीं करेंगे। तो जब आपकी फ़ीस डिडक्ट हो जाएगी, आपके पैसे चार्ज हो जाएंगे, वो आपकी पिटीशन के ऊपर काम करेंगे, तो वो 2 to 6 months 8 months प्रोबेबली लेते हैं। कुछ केसेस के अंदर वो समझें 10 to 12 months भी वो लेते हैं। मैं थोड़ी सी अपनी पोजीशन चेंज कर लूँ, ये जो शेडो आ रहा है उसको थोड़ा सा देख लूँ। तो आपकी पिटीशन के ऊपर जब वो काम करेंगे, डिसीजन आएगा, उसके बाद आप आगे के स्टेप्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या है कि आपको जो ट्रैप में लाया जाता है वो पाकिस्तानी कंसल्टेंट आपको लाते हैं। मोस्ट कॉमनली मैं कहूँगा कि अराउंड 98 to 99% जो कंसल्टेंट पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं, दे ऑल आर फ्रॉड, इनकॉम्पिटेंट। उनको पता ही नहीं है कि ये चीज़ है क्या, किस तरीके से इस चीज़ को हमें प्रोसेस करना चाहिए। लेकिन वो आपको ट्रैप में किस चीज़ों में लाते हैं? वो आपको कहेंगे कि भाई एक ऐसा प्रोग्राम है इन विच IELTS इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है, आपको इंग्लिश की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको जो है जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है। वो आपको कुछ चीज़ें बता के आपको वो ट्रैप कर लेते हैं और वो आपको कहेंगे भाई US बेस्ड जो अटॉर्नीज़ हैं वो आपसे तकरीबन मतलब अगर $5000 को हम 300 के हिसाब से देखें तो 15 लाख लेंगे, हम आपसे 6 से 7 लाख रुपए हम लेके आपके केस को जो है वो फाइल करवा देंगे। लेकिन उसमें भी आपको ऑफ़र देते हैं कि आप इनिशियली हमें 2 लाख दें, जब आपकी पिटीशन सबमिट हो जाएगी उसके बाद आप 2 लाख दीजिएगा, जब आपकी पिटीशन अप्रूव हो जाएगी तो आप हमसे मतलब हमें 2 लाख और दे दीजिएगा। अब मसला ये है कि वो सारे इनकॉम्पिटेंट हैं, उनको पता ही नहीं है कि करना क्या है, EB-2 NIW है क्या चीज़, वो किस तरीके से, उनके पास कुछ बनी बनाई टेम्पलेट्स मौजूद हैं
जिसको वो कॉपी पेस्ट करके आपका नेम लगा के, आपकी फील्ड लगा के, 2-4 चीज़ों को रिप्लेस करके वो लगा देंगे। या चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए वो कुछ रिकमेंडेशन लेटर्स आपको दिखा देंगे, बल्कि वो रिकमेंडेशन लेटर भी आपको कहेंगे कि आप अपने एम्प्लॉयर से, आप अपने कलीग से लेके आएँ, और वो भी बहुत ही रबिश किस्म का मटीरियल आपको दिखाएंगे। और वो जो पिटीशन लिखते हैं वो टोटली रबिश है, कचरा है, वो आपके केस का बेड़ा गर्क कर देगी। और ये मैं किसी बायसनेस की वजह से नहीं बोल रहा, मैं ये पर्सनल मेरे कुछ दोस्तों का एक्सपीरियंस रहा है। मैं कुछ ग्रुप्स के अंदर मौजूद हूँ जिनके अंदर मुझे वहाँ से मालूम हुआ है, बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, उनका केस ख़राब हो चुका है इन अटॉर्नीज़ की वजह से। मैं तो मजाक में कहता हूँ, बंदा पाकिस्तानी टीम के ऊपर गैम्बल कर दे, बजाय इसके कि पाकिस्तानी अटॉर्नीज़ को वो EB2 NIW के लिए पैसे दे के अपना केस जो है वो प्रोसेस करवाए। तो 110% मैं कहूँगा कि पाकिस्तानी कंसल्टेंट से बेहतर है कि आप इस चीज़ को खुद ही सेल्फ पिटीशन की तरफ जाएं। अब 2 ऑप्शन बनते हैं हमारे पास, एक आइदर यू आर गेटिंग US बेस्ड अटॉर्नी, या जो है आप सेल्फ पिटीशन की तरफ जाओ। पाकिस्तानी कंसल्टेंट को भूल जाओ, ये टोटली फ्रॉड है, ये इनकम्पिटेंट है, ये लोग आपके पैसे खा जाएंगे। आपको सिर्फ ये कहेंगे भाई कोई मसला नहीं, आपके तो 2 लाख जा रहे हैं, भाई 2 लाख भी आपका अमाउंट है, 2 लाख आप इनको पे करोगे, 2.25 लाख रुपए आपको ऑफिशियल USCIS की फ़ीस दोगे, डॉक्यूमेंट्स को इवैल्यूएट करवाओगे, तो ये अच्छा खासा अमाउंट 4-5 लाख रुपए आपके वैसे ही ज़ाया हो जाएंगे। तो अगर आपको रिस्क लेना है, ठीक है, वेल एंड गुड, आप अपनी पिटीशन खुद लिखें, आप उसको टाइम दें, 6 महीने 8 महीने, जल्दी देयर इज़ नो शॉर्टकट, ठीक है, शॉर्टकट को भूल जाएं, कोई शॉर्टकट नहीं है इस प्रोसेस के अंदर। एक लॉन्ग जर्नी है जिसको आपने अचीव करना है, तो उसके अंदर आप अपनी पिटीशन को खुद लिखें। यहाँ पे कुछ ग्रुप्स के अंदर दोस्त मौजूद हैं जो अच्छे खासे मतलब सेल्फ पिटीशनर्स को हेल्प कर रहे होते हैं। मलिक ज़ीशान अच्छा काम कर रहा है, और मैं उसको साथ आप लोगों को कनेक्ट कर दूंगा जिनको सेल्फ पिटीशन के ऊपर काम कर रहे हैं। इवन हमारे पास कुछ जो मतलब डू इट यूर सेल्फ किट्स मौजूद हैं जिनके अंदर डिफरेंट लोगों ने अपनी पिटीशंस को मतलब किस तरीके से सेल्फ सबमिट भी की है और सेल्फ उनको अप्रूवल भी मिले हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अटॉर्नी होना चाहिए, आप उसके सिवाय नहीं कर सकते। दिस इज़ अ सेल्फ पिटीशन, आप अपनी फ़ाइल करके और आप अप्रूवल ले सकते हो, लेकिन जल्दी नहीं करनी आपको अपनी पिटीशन को जितना मैच्योर करना है, जितना अच्छे से अच्छा करना है कि किस तरीके से आप US के नेशनल इंटरेस्ट के लिए बेनिफिशियल रहोगी। तो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आप लोगों के जैसे ही क्वेश्चंस वगैरह आएंगे मैं उनको कवर करूंगा, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा अपनी जो प्रोसेस था उसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूंगा, और उसको मैं फिर कैरी ऑन करके जो यूनिवर्सिटीज़ के स्कॉलर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको मैं थोड़ा सा गाइड कर सकूं। अपनी जितनी नॉलेज मुझे है एटलीस्ट मैं उस हिसाब से गाइड करूंगा कि भाई आप किस तरीके से अपनी पिटीशन को परसू कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू, आप लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिला है, और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलता है तो हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।